गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आपको पार्ट 3 हिमालय की बेटे समझा रही हूँ। पार्ट 2 का वर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा और आपको लर्न भी करना है। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तो अपने पेरेंट्स को अपनी आंसर से नोटबुक लेकर के भेज देना, नोटबुक चेक कराने के लिए। ओके। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, लेखिका कह रही है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। मौसी, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता, लेखक कह रहा है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, कंधा क्या, जैसे हिमालय की चोटी होती है और उस पर चढ़ते हैं तो पहले जो है धीरे धीरे चढ़ते हैं तो ये कंधा आ जाता है उसका। कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो मैंने देखा कि मैं हैरान हो गया कि दुबली पतली धारा में बहने वाली गंगा, यमुना और सतलुज जब मैदान में उतरती हैं तो विशाल कैसे हो जाती हैं, वो कैसे फैल जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जैसे ये पर्वतों से निकलती हैं तो उछलती हुई, खिलखिलाती हुई, हंसती हुई निकलती हैं, यानी इनमें तरंगें उठती रहती हैं और ये पत्थरों से टकराकर नीचे उतरती हैं, यानी ये हंसती हुई निकलती हैं। और जब ये मैदान में आ जाती है तो ये कैसे इनकी हंसी गायब हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कह रहे हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ और किसी कली को देखता हूँ, जब भी मुझे कि वो किस प्रकार की है, तब भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। कहते हैं कि जितना बेटियों की बाल लीला देखकर होता है, इन गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सतलुज जब पहाड़ों से निकलती है तो कैसे हंसती, कूदती, मचलती निकलती है, क्योंकि अपने ये बाप के घर होती है। जब ये अपने पिता का घर छोड़ती है और मैदानों में उतरती है तो कैसी हो जाती है। पिता के घर में लड़की कैसे उछलती, कूदती और हंसती रहती है, और जब वो ससुराल जाती है तो कैसी हो जाती है। इसी प्रकार से तुलना, पिता के घर में लड़कियाँ कितनी खुश रहती हैं, कैसे उछलती और कूदती हैं। इसी प्रकार से गंगा, यमुना और सतलुज भी जब पर्वत की, यानी अपने पिता की गोद में से निकलती हैं तो कैसे उछलती कूदती निकलती हैं, क्योंकि पहाड़, रोडे सब में टकराती हुई नीचे आती हैं और मैदान में आकर वो कैसे गायब हो जाती हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है, किसी को ये नहीं पता कि इसका लक्ष्य क्या है, ये कहाँ जाएगी, कहाँ रुकेगी। जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, अपने माता पिता के विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय तृप्त नहीं हुआ। देखो, पर्वत क्या है, हिमालय राज क्या है, हिमालय इनके पिता हैं और उनकी गोदी में भी अगर इन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो वे कहाँ जाएंगी। तो वे कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से हरी भरी घाटियाँ, बंगुर, अत्याधिकाय, सरसब्ज उपत्यकाएँ आदि इनकी लीला निकेतन है, यही इनके विद्यालय हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें
बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। देखो जब ये जो है जंगलों में जाती हैं, शैल, चीड़, देवदार, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैर के जंगलों में पहुंचती हैं तो इन्हें अपने पिता की घर की याद आ जाती है। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर झुनता होगा। कोई ये नहीं जानता कि बूढ़ा हिमालय जो इनका पिता है किस प्रकार से वह अपनी बेटियों के लिए रोता होगा, तड़पता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय उनके पास रखा ही क्या है। कहते हैं कि हिमालय उत्तर दिशा में है और उसकी बड़ी बड़ी चोटियाँ मौन रहती हैं, चुप रहती हैं। जब उसकी मौनता ही सब कुछ बता देती है। जब गंगा, यमुना, सतलज उसके पास से निकल जाती हैं, उनकी गोद से निकल जाती हैं, मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो हिमालय के बाद से यही किया जाता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, कुबा, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु विशाल नदियाँ हैं। जब ये दो नाम हैं, इनके सुनते ही ये सब नदियाँ इनमें मिल जाती हैं और ये हिमालय की सभी छोटी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लग जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर इन दो नदी के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। किसी को नहीं पता ये हिमालय और सिंधु भी हिमालय की गोद से ही निकली है। एक एक बूंद बर्फ के एक एक बूंद पिघल कर ये कब विराट रूप ले लिया और ये कब समुद्र की ओर चली गई, ये किसी को पता नहीं। ये भी दयालु हिमालय के हृदय से पिघली हुई है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कहते हैं कि समुद्र कितना खुशनसीब है कि उसको हिमालय, पर्वतराज हिमालय की दो इन बेटियों का हाथ मिलने का शुभ अवसर मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल से शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। कहते हैं कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये कैसे खिलखिलाकर बहती थी और हंसती थी। और अब ये माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कहते हैं कि पर्वतराज हिमालय को समुद्र का ससुर और समुद्र को पर्वतराज का दामाद कहने में कोई शर्म नहीं है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कालिदास ने जब अपना मेघदूत लिखा तो उसने मेघों को अपना दूत बनाकर भेजा
अलकापुरी में। और उन्होंने कहा बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का चेतन रूप पसंद था। दरअसल जब भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियाँ और समतल आंगन के मैदानों को जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे में पहुँचेगा। क्योंकि हिमालय की गोद से कैसे हस्ती मचलती रहती हैं और मैदानों में आकर कैसे लंबी चौड़ी हो जाती हैं, इनका प्रवाह कम हो जाता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का यह एक और भी धागा है, क्योंकि प्रेम का यह धागा अटूट है। क्योंकि कभी ये माता के रूप में आती हैं, कभी बेटियों के रूप में आती हैं और कभी ये प्रेमिका के रूप में आती हैं। तो यह हमारे एक डोर की तरह हमारे जीवन में बंधी हुई है, जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है। नदियों को बहन का स्थान तो बहुत से कवियों ने दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा कि मैं गुनगुनाने लगा। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम गुर बलिहारी। तुम बेटी है भाव हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के चित्रित पथ पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तनु का है। धन्यवाद। इस